हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन मेनली पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है। अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन के तीनों लॉज, मोमेंटम के बारे में, एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में पढ़ लिया है। तो मतलब थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो चुका है और आज अपन सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल में जो थ्योरी आती है वो भी कर लेंगे, तो रिविजन भी हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले वही मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारी ऐप है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में काफ़ी अच्छे कोर्सेज अवेलेबल करवा रही है और काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन भी है, जैसे आप मुझे देख ही रहे होगे। तो 349 पर मंथ है और उसमें आईआईटी की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन, जो आईआईटी कर रहा है, जो आईआईटी में जाना चाह रहा है उसके लिए आईआईटी के लिए प्रिपरेशन है, नीट में जो जाना चाह रहा है उसके लिए नीट के लिए प्रिपरेशन है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे हमारे टाइम में 349 पर मंथ में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको आप शेयर करो तो ऐप से जुड़ेंगे भी और मतलब हमारा भी वो तो बढ़ेगा, मतलब जो बेस है, और उनके लिए भी फ़ायदा ही होगा क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन तो है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन का वही न्यूमेरिकल वाले पार्ट जो भी अपन ने कर रहे थे, वही अपन को स्टार्ट करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले एक बार मैं तीनों तीनों लॉज को थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ कि तीनों लॉज क्या-क्या थे, टाइम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ये था कि अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई फ़ोर्स नहीं लग रहा है, तो उसकी स्टेट चेंज नहीं हो सकती। जैसे कोई फ़ोर्स नहीं लग रहा है, तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है? और अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फ़ोर्स लगेगा तभी उसकी स्टेट चेंज होगी। ठीक है? स्टेट चेंज नहीं होगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और कोई फ़ोर्स नहीं लग रहा, तो वो अपने मोशन में ही रहेगा, अपने यूनिफ़ॉर्म मोशन में। जैसे 20 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और उसपे कोई फ़ोर्स नहीं लग रहा है, तो वो यूनिफ़ॉर्मली 20 की स्पीड से ट्रैवल करता ही रहेगा। क्योंकि मोशन में है, तो कोई फ़ोर्स नहीं है तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और 20 पे चलता रहेगा। पर आप सोचोगे कि अगर 20 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वो रुक रहा क्यों नहीं है? कभी ना कभी तो एनर्जी खत्म होगी ऐसे, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि एनर्जी खत्म होने के लिए फ़ोर्स चाहिए। फ़ोर्स ही नहीं है तो मतलब वो चलता रहेगा। लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी भी वही है और लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोशन आगे एक तरीके से ही है, तो वो है वो। फर्स्ट लॉ ये था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, देन इट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन, देन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ नॉट एक्टिंग ऑन इट। ठीक है? कोई एक्सटर्नल फोर्स पे एक्ट नहीं कर रहा हो तब तक वो वैसे की वैसे रहेंगे। सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ की स्टेटमेंट बोल देता हूँ। स्टेटमेंट ये थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जितना मोमेंटम में चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगा होगा। ठीक है, मोमेंटम क्या होता था? तो मोमेंटम होता है कि कितना मोशन कैरी कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई बहुत हैवी सा ऑब्जेक्ट जियान जैसा वो मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है और सुनियो आ रहा है, सुनियो भी आपने देखा ही होगा। तो ज्यादा डैमेज कौन करेगा मुझे? तो जियान ही मुझे ज्यादा डैमेज करेगा। दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे थे, वो मैंने पहले ही कांस्टेंट कर दिया, तो ज्यादा डैमेज जो करेगा वो जियान करेगा मुझे। क्यों करेगा? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसका मोशन बहुत ज़्यादा है, उसकी हर पार्टिकल में मोशन है और वो उसका मोमेंटम बढ़ा रहा है। तो ये होता है मोमेंटम। कभी भी मोमेंटम वर्ड आए तो आप सीधा जियान को याद करना। ठीक है? सुनियो का मोमेंटम बहुत कम है। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये सेकंड लॉ हुआ। सेकंड लॉ में एक फॉर्मूला मिला अपन को फोर्स का। ठीक है? फोर्स का फॉर्मूला क्या था वो? तो फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन। ये अपन को सेकंड लॉ में मिला और सेकंड लॉ से अपन को एक और फॉर्मूला भी मिला कि फोर्स का फॉर्मूला अपन ये भी यूज कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम की रेट। रेट कभी भी बोले तो आप समझ जाना टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अपन को दो फॉर्मूले मिले थे सेकंड लॉ से। थोड़ा पतला लग रहा है तो अपन इसको बड़ा कर देते हैं, निब निब को। कहाँ चले जाते हैं? तो ये आ गए थे दो फॉर्मूले अपन के पास में सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? तो एक वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तो अपन को ये सब पता चल गया था सेकंड लॉ से। फिर अपन आए थे थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या कहता था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो जैसे दो डिफरेंट बॉडीज है, एक ने एक पे फोर्स लगाया तो दूसरा भी फोर्स लगाएगा और जो दोनों फोर्सेस होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे बोला कि ये एक वॉल है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका हाथ बहुत लंबा है, ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है वॉल के ऊपर, तो वॉल भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो वॉल पे फोर्स लगाएगी ना उसको ये बैलेंस करता है अपने पाँव से। अपने पाँव से वो पीछे की तरफ वॉल को, मतलब जो उसकी सरफेस है उस पीछे की तरफ पुश करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला था ना, रिएक्शन वाला, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है। तो एक्शन रिएक्शन वाले फोर्सेस होते हैं। तो हर जगह जहाँ पे भी अपन फोर्स लगाएंगे सामने से भी फोर्स लगेगा, डिपेंड करेगा कि अपन वो फोर्स को कैसे कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो तभी अपन वॉल के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो वॉल जो अपन के ऊपर फोर्स लगाती है वो अपन को दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अपन
अपने फुट से ग्राउंड को पुश कर रहे होते हैं, तो वो वाला फोर्स और जो वॉल से आ रहा वाला फोर्स होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये सब था मतलब थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ के काफी सारे एप्लीकेशंस भी थे। रॉकेट जो ऊपर पुश होता है और ये सब जो था वो थर्ड लॉ पे ही बेस्ड था। और ये हो गया अपन के दो लॉ डिस्कस, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का कोई इतना मतलब ऐसे मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला नहीं बना, एफ ए बी माइनस एफ बी ऐसा कुछ बना था, पर उसका कोई यूज नहीं न्यूमेरिकल में। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया, जो थर्ड लॉ से ही निकला। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को थोड़ा वापस रिवाइज करते हैं। आप कहोगे रिवाइज करने में तो इतना टाइम ले लिया, पूरा टाइम तो हमारा रिवाइज में चला गया, पर न्यूमेरिकल सारे करेंगे आज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता था कि दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज जैसे एक है ए, एक है बी, दोनों किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, और ये थोड़े टाइम के बाद में कोलाइड करते हैं। ऐसे इनका कोलिजन हुआ, कोलाइड करने के बाद में वापस अपनी वेलोसिटी में मूव करने लग जाते हैं। ये बी, ये ए, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2, ठीक है। अपनी वेलोसिटी में वापस अपने जैसा थे वैसे कैसे मूव करने लगे, पर थोड़ी चेंज हो गई होगी ना। जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये चल रहे थे, टकराए, फिर इनकी वेलोसिटी थोड़ी तो चेंज हुई होगी, क्योंकि टकराया जो होगा, जैसे इसने इसको धक्का मारा ना आके, तो बी वाला तेज हो गया होगा, ए वाला धीरे हो गया होगा, ऐसा कुछ ना कुछ चेंज हुआ, पर अपन को नहीं पता कितना चेंज हुआ। तो अपन ने मान लिया कि इनकी वेलोसिटी टकराने के बाद में v1 और v2 हो गया। अब इस चीज में क्या कंसिडर कर रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बॉल को रोल कराते हुए छोड़ा था, तो कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बीच में से हाथ लगा रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एक और चीज क्या है कि अपन एयर का फ्रिक्शन होता है ना, आसपास हवा चल रही होगी तो वेलोसिटी डिस्टर्ब होगी, फ्रिक्शन होगा एयर का, तो वो भी इसमें नहीं है। और एक और चीज कंसिडर कर रहे हैं कि जो सरफेस है, जैसे ये सरफेस है जहाँ पे ये रोल कर रहे हैं, वहां का भी तो फ्रिक्शन होगा। सरफेस तो हर जगह फ्रिक्शन वाली होती है, तो अपन वो भी कंसिडर कर रहे हैं कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के अपन ये कहना चाह रहे हैं कि ये कंडीशन में अपन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रख रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व इन दिस कोलिजन, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इन सब में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि स्टार्टिंग में जो टोटल मोमेंटम था कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में जो टोटल मोमेंटम होगा वो सेम होगा। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा मान लेते हैं m1 और इसका मास है m2, तो ए बॉल का मास m1 ही रहेगा, उसका मास m2। मोमेंटम का फॉर्मूला होता था मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 u1 हो जाएगा ए बॉल का मोमेंटम और m2 u2 हो जाएगा बी बॉल का मोमेंटम। बिल्कुल ठीक लिखा है। उसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 और उसका हो जाएगा m2 v2। तो ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन और ये टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, और ये दोनों होंगे इक्वल। यही कहना चाह रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कि टोटल मोमेंटम जो होगा वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जस्ट इक्वल होगा। तो ये अपन को पूरा पता चल गया और ये बिल्कुल करेक्ट भी है, ठीक है। अब अपन आते हैं आगे, आगे क्या कहना चाह रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपन पढ़ चुके थे, अपन सिर्फ न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन ने कुल मिला के 10 मिनट तक ये रिवीजन करा है। अब अपन कर रहे हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, ठीक है। एक बार पढ़ लो ये क्या है, साइड हो जाता हूँ मैं। ठीक है, क्या कह रहा है, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते थे, ऐसा नहीं कह रहे पढ़ाई नहीं अगर। तो क्या कह रहे हैं वो ये पढ़ लेते हैं। कंसिडर अ लार्ज फिश दैट स्विम टूवर्ड्स एंड स्वेलोज अ स्मॉल फिश एट रेस्ट। एक बड़ी सी फिश है, आगे जाती है और एक स्मॉल फिश को खा लेती है। इफ द लार्ज फिश हैज अ मास ऑफ 5, एक और चीज, जो स्मॉल फिश है वो रेस्ट पे थी, ठीक है। तो उसका मतलब एक चीज ऐसे पड़ी है, ये लार्ज फिश आई और उसने उसको खा लिया, ठीक है। ये तो रेस्ट पे पड़ी थी, ये वेट कर रही थी कि मुझे कोई खाए आके, तो उसको खा लिया। अब फिर इफ द लार्ज फिश हैज अ मास ऑफ 5 kg एंड स्विम्स एट 1 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहे हैं कि लार्ज फिश का मास बता दिया, 5 kg की है, मेरे को लगा वेल होगी, तो 5 kg की है, वो स्पीड है उसकी 1 मीटर पर सेकेंड से आई है फ्लोट करते हुए और खा गई उसको। द स्मॉल फिश हैविंग मास ऑफ 1 kg, स्मॉल फिश का मास 1 kg, कोई ज्यादा डिफरेंस आ रहा नहीं है, मतलब कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है। फिर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लार्ज फिश इमीडिएटली आफ्टर लंच, आफ्टर लंच बोल रहे हैं। तो अपन एक बार इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि हुआ क्या है, हमको नहीं पता चला क्या हुआ, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली देखते हैं, ये है लार्ज फिश, ये से
ठीक है, ये माउथ ओपन करके आई है और ये है स्मॉल फिश, ये तो खा ही जाएगी ना, तो उसका माउथ बंद है ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये गई है यहाँ पे, कहाँ पे गई है, इसकी स्पीड कितनी है पहले तो वो देखें। अरे करना पड़ता है, क्या है वो, उसकी वेलोसिटी है 5 kg, इसकी स्पीड है 1। ठीक है, इतनी स्पीड से भी नहीं आया, कोई मजा नहीं आया, कोई ऐसे ही हो जाता ना धमाका टाइप, वो नहीं हुआ। तो इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, ये जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये स्मॉल फिश जो है वो पड़ी है रेस्ट पे, ये अपने रेस्ट पे ही पड़ी है। इसका मास कितना है, तो इसका मास है 5 kg और इसका मास है 1 kg। 5 kg 1 kg सब कुछ सही सही चल रहा था, सब कुछ सही से चल रहा था, पर क्या हुआ, इसने आगे जाते इसको खा भी लिया, तो सही नहीं चल रहा था। तो अपन को ये क्या कह रहे हैं, बोल रहे क्या है पहले, हाँ सीरियस हो जाते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लार्ज फिश इमीडिएटली आफ्टर लंच, मतलब लार्ज फिश की वेलोसिटी कितनी हो गई आफ्टर लंच। तो इसको खाने के बाद में उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, मतलब खाने के बाद में थोड़ा उसका मास भी तो उसमें जुड़ गया। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं कोई चलता हुआ ट्रक है और उसके ऊपर मैंने कुछ ज्यादा मास का कुछ रख दिया, तो ज्यादा मास रखेंगे तो चलते हुए ट्रक में थोड़ी तो वेलोसिटी में लूज होगा, प्रैक्टिकली सोचते हैं तो ये होगा। पर इसमें क्या होगा, अपन को प्रॉपर नंबर बताना है कि कितना नंबर में चेंज हुआ। ठीक है, ठीक ठीक कहाँ है यार, अभी करना है कुछ नहीं। तो ये सब हुआ, तो ये है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन जब तक सब शांति से पड़ा है, सब कुछ आराम से चल रहा था ये। और अपन बनाते हैं आफ्टर कोलिजन क्या हुआ। तो पहले क्या करते हैं, बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम चेक करते हैं। टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम अपन निकालते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 5, वेलोसिटी है 1, तो ये हो गया 5 इंटू 1, कोई बड़ी बात नहीं, हो गया आराम से। इसका मास कितना है 1 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, रेस्ट पे है ना, रेस्ट का मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी है 0, तो इसका मोमेंटम हो गया 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 ही होता है, तो ये आ गया 0। इसका मोमेंटम है 5, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो होगा वो हो जाएगा 5 प्लस 0 और वो हो जाएगा 5 kg मीटर s माइनस 1। ठीक है, मोमेंटम की यूनिट होती है kg मीटर s माइनस 1। तो ये आ गया अपन के पास में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का। अब अपन देखते हैं, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, तो वही बनाता है अपन की फिश। अब इसने मुंह कर दिया बंद क्योंकि इसने खा लिया है, तो ये बड़ी फिश है और छोटी फिश है इसके अंदर। ठीक है, डायग्राम देखो। तो अब क्या हुआ है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, अपन को नहीं पता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो अपन मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है x। अभी दोनों साथ में मूव कर रहे हैं एक साथ, तो अपन को इसकी वेलोसिटी नहीं पता है, तो अपन ने बोल दिया x। तो अब अपन निकाल रहे हैं टोटल मोमेंटम। वैसे मैंने निब काफी बड़ी ले ली है, पूरा बोर्ड भर रहा है इससे। आफ्टर कोलिजन, ठीक है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम निकालने के लिए क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी और ये सब चाहिए। अब ये दोनों साथ में ही ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो दोनों की वेलोसिटी है सेम और दोनों की वेलोसिटी मान चुके हैं अपन x। ठीक है, तो बड़ी फिश का मोमेंटम निकालेंगे, तो उसका मास है 5, उसकी वेलोसिटी है x, तो बड़ी फिश का मोमेंटम आ गया 5 इंटू एक्स। फिर छोटी फिश का मोमेंटम निकालते हैं, उसका मास है 1 इंटू उसकी वेलोसिटी। वो इस बस के साथ में ट्रेवल कर रही है ना, तो उसका मतलब वो मोशन में है। अगर मोशन में है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और उसकी वेलोसिटी इस बड़ी फिश जैसी होगी क्योंकि इसके साथ में तो ट्रेवल कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी भी है x। तो ये हो चुका है 5x और ये हो चुका है x, 1 इंटू एक्स मतलब x ही है, और टोटल मोमेंटम हो गया 6x। ठीक है, 6x, पर ये x की टर्म्स में आ रहा है, और x क्या है, तो x जो है, लेट x बी दी वेलोसिटी। बहुत ही बड़ी निब ले ली मैंने। लेट x बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंबाइंड ऑब्जेक्ट मतलब कंबाइंड फिशेज जो है उनकी डायरेक्ट वेलोसिटी अपन ने x बोला। ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब आता है अपन की कैलकुलेशन पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो होगा वो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के इक्वल होगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन देखो कितना आ रहा था। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आया था अपन का टोटल 5 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आई है 5 बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन आ रहा है 6x। 6x, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि 5 जो होगा वो होगा 6x के इक्वल,
ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो इसके इक्वल होगा और x आ जाएगा 5/6 और x क्या था वेलोसिटी, तो x जो है उसकी यूनिट क्या होगी 5/6 मीटर पर सेकेंड। तो वो कह रहे थे ना वो आफ्टर लंच, तो आफ्टर लंच उस बड़ी फिश की जो वेलोसिटी होगी 5/6 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट्स में नहीं निकाल के अपन इतना फ्रैक्शन लिखेंगे तो भी चलेगा, और पॉइंट्स में निकालना चाहते हो तो कर लो, फिर पॉइंटों में तुम ही निकालोगे। तो 50 अपॉन मतलब क्या हो रहा होगा, ये आंसर आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 36, 42, 48, 0.8 के अराउंड कुछ आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये अपन ने इतना कर लिया, अप्रोक्सीमेटली था भाई, ये बता दिया मैंने। 5/6 लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये अपन का पहला न्यूमेरिकल हुआ कि हाँ भाई बड़ी फिश ने खा लिया, आफ्टर लंच की वेलोसिटी बता दी, यही अपन को करना था। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने लिख के रखा है, प्रिपेयर करके आया हूँ इस बार में, पहले पूरा लिखा हुआ था, ये अपन सिर्फ कर रहे हैं। अब लिखने का टाइम वेस्ट होता ना फिर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार फिर से, ये लो वीडियो पॉज करना। ठीक है, अब अपन बताते हैं कि क्या है। क्या कह रहा है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑनटू स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। फ्रिक्शनलेस व्हील्स पहली बात तो पॉसिबल है नहीं, तो ये न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता। ठीक है, पर अपन को फिजिक्स पढ़नी है, न्यूमेरिकल करना है, तो फ्रिक्शनलेस मान लिया। कोई भी चीज फ्रिक्शनलेस पॉसिबल है नहीं, पर अपन ने माना। चलो आगे चलते हैं, बात मानी। क्या बोल रहे हैं, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑन द कार्ट एज इट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, क्या कह रहा है, एक बार पूरा डायग्रामेटिकली समझते हैं। इसका मास है 40 kg, लड़की नहीं लग रही है, अब लग रही है, ऐसे इसकी पोनी वोनी है, ये अब लग रही है। ठीक है, गर्ल ऑफ मास 40 kg, ये है 40 kg, 40 kg की है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। ये आई भागते हुए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 5 मीटर पर सेकेंड कोई ज्यादा है नहीं वैसे। ऑन टू स्टेशनरी कार्ड, एक कार चुपचाप पड़ा था, कोई मतलब नहीं था उसको। ये है स्केट बोर्ड टाइप है, स्टेशनरी कार्ड मतलब ये स्टेशनरी कार्ड। ये गई ऐसे भागते हुए, उसके ऊपर कूदी है, जैसे ही कूदेगी तो क्या होगा, आप दोनों साथ में मूव करेंगे, तो ऑन स्टेशन इसके फ्रिक्शनलेस व्हील्स हैं। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, इसका मास है 3 kg। कोई नई बात नहीं, मजा नहीं आया। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑन द कार्ट एज इट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, वेलोसिटी बाद में बतानी है, जैसी कार्ट पे कूदेगी ना तो उसकी वेलोसिटी जो चेंज होगी वो बताना है कि कार्ट पे कूदने के बाद में उसकी क्या वेलोसिटी हुई। ठीक है, ठीक 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 है। टोटल मोमेंटम निकालते हैं बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। टोटल मोमेंटम का ये फॉर्मूला नहीं होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मास है 40, इसकी वेलोसिटी है 5, तो अपन ने कर लिया 40 इंटू 5, ये हो गया 200। इस गर्ल का मोमेंटम है 200 कोलिजन से पहले, जब से आराम से चल के आ रही थी, भागते हुए आ रही थी जो। अब इसका मोमेंटम निकालते हैं, ये तो ऐसे ही पड़ा है स्टेशनरी। इसका मास है 3 kg और इसकी वेलोसिटी है, ये तो स्टेशनरी पड़ा है, 0 पे है। ठीक है, तो वेलोसिटी 0, तो ये ओवरऑल हो गया 0। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन टोटल निकालना है इन सबका, तो टोटल कैसे करोगे, इसको ऐड कर लो। तो टोटल मोमेंटम आया 200 प्लस 0, इसको अपन लिख देते हैं। टोटल मोमेंटम आ रहा है लड़की वाले केस में जब वो भागते हुए आ रही है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का निकाला है अपन ने, ये आया है 200। ठीक है, कितना आया 200, बिल्कुल सही आया। अब आफ्टर कोलिजन देखते हैं, तो अपन इसके लिए नई स्लाइड लेते हैं। क्या लिख रहे हैं, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन का केस कैसा होगा पहले देखते हैं। ये पड़ा अपन का स्केट बोर्ड, लड़की आ गई इसके ऊपर। ठीक है, और अभी दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो स्केट बोर्ड की जो वेलोसिटी है और जो लड़की की वेलोसिटी है, गर्ल की वेलोसिटी है, वो दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं। तो गर्ल की वेलोसिटी अगर 10 है तो स्केट बोर्ड की भी तो 10 ही होगी, साथ ही मूव कर रहे हैं। तो अपन ने बोला कि दोनों एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका मोमेंटम निकालते हैं। तो लड़की का मास है 40 kg, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास है 40, वेलोसिटी है x, ये लिया 40x। स्केट बोर्ड का मोमेंटम निकालते हैं। स्केट बोर्ड का मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। स्केट बोर्ड का मास कितना है 3 और वेलोसिटी कितनी है
वेलोसिटी जो सेम है, जितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं उसी वेलोसिटी से जाएंगे, तो ये आ गया 3x। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम निकालना है। टोटल मोमेंटम मतलब 40x प्लस 3x, टोटल प्लस अच्छा नहीं बना पर अपन सह लेंगे। 40x प्लस 3x करा और ये आ गया 43x। ठीक है, 43x। ठीक है, सबको सही से लिया मैंने। मास गर्ल का मास कितना था, 40 kg तो था, 3x। ठीक है, बिल्कुल सही लिया। तो ये आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब अपन को ये सब पता चल गया और अपन को पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल ही होगा। इक्वल होगा तो 43x जो होगा वो इक्वल होगा 200 के। तो अपन यहां पे करें अप्लाई, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लिखोगे, मैं सीधा उसका लिख रहा हूं कि क्या होता है वो। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी कैन से दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और उसके बाद में ऐसा लिख सकता हूँ कि टोटल मोमेंटम जो था बिफोर कोलिजन वो आ रहा था 200, आफ्टर कोलिजन आ रहा है 43x और x की वैल्यू आ रही है 200 अपॉन 43। इसको पॉइंट्स में निकालना, अभी डिवीजन करना पड़ेगा, पॉइंट्स में निकाल के आंसर बताना है आपको। ठीक है, एग्जाम में। तो मैं भी कर ही लेता हूँ फिर एक बार। यहाँ पे 243 है ना, कितने टाइम आ रहा होगा, 43 का है 5 5 4 जा करते हैं, 4 3 जा 12, 172, 4.8। ठीक है, कुछ आएगा 4 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इस पूरे का आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट कुछ आएगा। जो आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। तो यूनिट तो बताओ यार चाचा। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। क्या था ये, तो ये दोनों मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे 4 पॉइंट कुछ वेलोसिटी से। तो उसकी मतलब वेलोसिटी लूज हुई, पहले वो आ रही थी 5 से, जैसे स्केटबोर्ड के ऊपर चढ़ी तो कुछ वेलोसिटी लूज हुई। क्यों लूज हुई, क्योंकि स्केटबोर्ड भी तो अब मोशन में आ गया, तो दोनों का मोमेंटम मिक्स हो गया अब। ठीक है, तो अपन से क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्या फाइंड करने को बोला था कि क्या द मास ऑफ द कार्ट इज ये, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑन द कार्ट एज इट स्टार्ट्स मूविंग। मतलब कार्ट पे वो जब मूव करना स्टार्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी होगी 4 पॉइंट कुछ मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट होगी। तो ये अपन का पूरा आ गया। ठीक है, तो ये अपन का पूरा क्लियर हो गया। जो भी निकालना था कैलकुलेशन करी, पूरा अच्छे से करा, सब निकाला। अब अपन आते हैं अपने कितने न्यूमेरिकल हुए, फिश वाला एक गर्ल वाला। और अपन आते हैं थर्ड पे। ठीक, अरे सब लिख के रखा है यार, ये रहा, एक बार पढ़ लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब अपन आते हैं इस पे क्या कह रहा है ये, क्या बोल रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट का मास है 10 ग्राम। ठीक है, ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन बॉक्स। ठीक है, एक बुलेट है, गोली है, गोली 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हुए आ रही है और एक वुडन बॉक्स को स्ट्राइक करा। ठीक है, वुडन बॉक्स को स्ट्राइक करा जाके, फिर एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकंड्स, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन फोर्स अप्लाइड बाय द बॉक्स इन द बुलेट। ठीक है, पूरा पहले आपको मैं बताता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, ये है वुडन बॉक्स, ये आई बुलेट। ठीक है, बुलेट आई 150 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे और इसको स्ट्राइक करा ना, तो वुडन बॉक्स को क्या हुआ, वुडन बॉक्स एकदम रिजिड था, अपनी जगह पे पड़ा था। तो जैसे ही इसको स्ट्राइक करेगी तो थोड़ा सा अंदर भी तो घुसेगी, पेनिट्रेट करेगी। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ तक चली गई, इतना पेनिट्रेट करा। ठीक है, इतना पेनिट्रेट करा, ये पूरा इसने होल कर दिया यहाँ पे, ऐसे ही अंदर जाते हुए इतना अंदर तक चली गई। तो अपन को ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब ये कितना अंदर तक घुसी है, ये बताओ पहले। ठीक है, और सेकंड बोल रहे हैं फोर्स अप्लाइड बाय द बॉक्स इन द बुलेट। इन द बुलेट कहाँ लिखा है, ऑन द बुलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या बोल रहा है कि 150 मीटर पर सेकंड से आई है, यहाँ पे इसने पेनिट्रेट करा, यहाँ पे आके स्टॉप भी हो गई। तो अपन को फाइंड करना है कि फोर्स कितना अप्लाई करा वुडन बॉक्स ने किस पे, बुलेट के ऊपर। क्योंकि ये रुक गई है ना, तो इसका मतलब इसको किसी न किसी ने रोका है, तभी तो रुकी है। और रोकने के लिए क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो कितना फोर्स अप्लाई करा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, बताओ भाई बताओ, कैसे करेंगे इसको। ये तो अपन इसी को करते हैं। अब पहले तो तुम सोचोगे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है कि क्या है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा सकते हो, और अगर कुछ और आता तो वो भी लगा सकते हो। तो कैसा अपन सोचेंगे कैसे, तो अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे बोल सकते हैं, मोमेंटम पहले निकाल देंगे कि पर इसमें एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं, क्योंकि है ना वुड ने तो फोर्स लगा दिया ना इस पर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आने चाहिए थे। चलो अपन फिर भी लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन का निकाल लेंगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकाल देंगे, फिर अपन वेलोसिटी और ये सब लगा सकते हैं। पर इसमें थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, क्योंकि वुड ने फ्रिक्शनल फोर्स लगाया तभी तो वो रुकी है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं आने चाहिए थे, तभी अपन यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो नहीं लगा सकते। तो अपन अब आते हैं किस पे, वुड ने फोर्स लगा दिया ना इस पे, तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो अपन आते हैं अपने पुराने वाले लॉ पे, सेकंड लॉ भी तो है। सेकंड लॉ का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इन्होंने और कुछ नहीं दिया, टाइम भी दिया है कि जो बुलेट ने जैसे इसको स्ट्राइक करा ना, तो 0.03 सेकेंड्स में रुकी है वो, इतना इन्होंने कैलकुलेट करा है। इतना कैलकुलेट करा ही था तो डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते, हमसे क्यों करवा रहे हैं। तो अपन को ये पता चल गया, अब अपन करते हैं कैलकुलेशन पूरी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले अपन क्या फाइंड करना चाहते हैं, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, तो ये यहाँ तक आई 150 मीटर पर सेकंड। जैसे ही स्ट्राइक करा वेलोसिटी धीरे धीरे होने लग गई कम, तो इस पॉइंट पे ठीक है, इस पॉइंट पे जब स्ट्राइक करा है तो इसकी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू बोल सकते हैं 150 मीटर पर सेकंड। और इस पॉइंट पे ठीक है, जहां पे ये रुक गई है, ठीक है, रुकी तो यहाँ पे, तो ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे आके ये रुक गई है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो चुकी है, फाइनल वेलोसिटी है ये इसकी इतना ट्रेवल करने के बाद में, उसकी वेलोसिटी हो गई है 0। तो अपन को u और v पता चल गया कि u और v इतना है। अब u 150 से लेके 0 तक में कितने टाइम में पहुंची है, तो 0.03 सेकंड। तो अपन को टाइम भी पता है, टाइम है 0.03 सेकंड, तो ये भी अपन को पता है। अब अपन को निकालना क्या है, डिस्टेंस, मतलब अपन को एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस निकालना है कि कितना डिस्प्लेस हुई है ये अंदर जाके। तो अपन को इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज करना पड़ेगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन याद है किसी को, किसी को तो याद होगी, पर आपको याद नहीं है वैसे, ठीक है। तो वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अपन को इन इक्वेशंस में किसी एक का यूज करके s निकालना है। s किन किन इक्वेशन में आ रहा है, इन दो में आ रहा है, तो अपन इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। इसका क्यों ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अपन को s निकालना है, u नोन है, t भी नोन है, हाफ a नोन है, एक्सेलरेशन अपन को पता नहीं है, तो ये इक्वेशन तो अपन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दो अननोन हो गए, a भी अननोन है, s भी अननोन है। और ये इक्वेशन में भी s आ रहा है पर a भी आ रहा है, पर दोनों ही अननोन है। तो अपन को पहले a निकालना पड़ेगा कि a क्या होता है। a होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये थोड़ा तुमको हॉचपॉच तो नहीं लग रहा है, नई स्लाइड ले सकते हैं, रब नहीं करना चाहता मैं कुछ, तो अपन यहीं पे लिखने एक बार। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 150, ठीक है। पीछे कर लेते हैं, हॉचपॉच हो रहा है। ठीक है, अपन निकाल रहे हैं a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, फाइनली तो जाके रुक गई है। इनिशियली वो आ रही थी 150 से, और टाइम लगा इसको इतना 0.03, तो ये हो गया माइनस का 150 अपॉन में 0.03, पॉइंट हटाया तो 2 0 ऊपर गए, ये 1 बार और ये हो गया 5000 बार। तो ओवरऑल आंसर आया माइनस का 5000। ये आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन को a मिल गया कि a कितना है इसका, a इसका इतना है। अब अपन को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अपन को पता ही है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as से निकालने की कोशिश करेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 150, तो 150 का स्क्वायर 2 इंटू a कितना है, a तो अपन निकाल चुके हैं, माइनस का 5000 है, ठीक है। थोड़ा सिर को बेटा, माइनस का 5000 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपन को पता नहीं कितना अंदर तक गई है, तो एस अननोन ही है। अब माइनस 150
150 का स्क्वायर करो पहले तो, 150 का स्क्वायर करो, साइड में जाके करो कहीं पे, मैंने तो कर लिया है, वो आ रहा है 22500। माइनस का साइन आगे था तो माइनस का साइन आगे, जीरो का लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो ही और हट गया वो, तो 22500 आ गया। और यहाँ पे आ चुका है 2 इंटू 5000, तो माइनस का 10,000 है ना, 5 टू 10, 10,000, 10,000, 3 जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी 22500 अपॉन में 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए और फाइनली अपन को मिल गया 2.25। फाइनली अपन को मिल गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2.25 मीटर। बहुत ही बढ़िया, सही एकदम आंसर आ गया 2.25 मीटर। ठीक है, मतलब वो कितना पेनिट्रेट करके गई अंदर, यहाँ बनाया था ना, ये कितना अंदर तक गई है, ये 2.25 मीटर तक चली गई है। मतलब किसी को बुलेट लगेगी 150 से आते हुए तो 2.25 मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जैसे 1 मीटर इतना है, 2.25 मतलब उसको चीर के निकल गई, चीर के तो नहीं, इसकी वेट ज़्यादा थी, तो ये 2.25 मीटर तक गई। ठीक है, तो ये अपन को आ गया पूरा 150 मीटर, सब ने कुछ सब कुछ सही सही करा। ठीक है, अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉक्स ऑन द बुलेट। ठीक है, बुलेट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करा बॉक्स ने, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बुलेट का मास कितना है, कितना है, कितना है 10 ग्राम। ठीक है, बुलेट का मास है 10 ग्राम, 10 ग्राम है तो मास पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पता है क्या, तो अपन को एक्सेलरेशन भी पता है, ये अपन ए निकाला ना, माइनस का 5000 है तो एक्सेलरेशन भी पता है, तो अपन लगा देंगे फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10 ग्राम है, पर ऐसा ही में चल रहा है तो अपन डिवाइड करेंगे 1000 से, इंटू एक्सेलरेशन जो है माइनस का 5000, तो क्या होगा, सारे जीरो से सारे जीरो कैंसिल आउट हो गए और ओवरऑल आंसर आ गया माइनस का 50 और आ गया ये न्यूटन में, तो फोर्स लग रहा है माइनस का 50 न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, तो ये अपन ने पूरा कर लिया, माइनस 50 न्यूटन आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि बुलेट पे जो मास लगाया है ना, फोर्स लगाया है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तभी नेगेटिव आ रहा है। तो ये आ गया पूरा अपन के पास में फर्स्ट और सेकंड दोनों के क्वेश्चन। फर्स्ट क्या था कि, फर्स्ट क्या था, कितना पेनिट्रेट करा, डिस्टेंस निकालना था, और सेकंड था कि कितना फोर्स लगाया। दोनों ही अपन के पास में आ चुके हैं और बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट आई है, करेक्ट ही है। 150 मीटर वाला सेकंड वाला एग्जांपल यही था। ठीक है, तो अपन का सब कुछ आ गया, फोर्स भी आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल भी आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल और फोर्स, फोर्स नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि मतलब बुलेट तो यहाँ जा रही थी और फोर्स लग रहा है यहाँ पे इसको रोकने के लिए, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ वेक्टर क्वांटिटी है तभी अपन ने लिखा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की वजह से उसकी डायरेक्शन बता रहा है नेगेटिव, तो ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ बुलेट है, इसकी वजह से वो नेगेटिव है। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जो लास्ट तो नहीं है, इसके बाद में एक और है क्या, है। Why is it advised to tie any luggage carried from the roof of a bus with a rope? ठीक है, पढ़ लो, यहाँ तो तुमको क्लियर दिख ही रहा है। क्या बोल रहे हैं कि कभी अपन बस में जाता है ना, बस में जब जाते हैं, कंडक्टिंग बस, जो भी बस होती है, ये बस भी अपन, ठीक है, इसके ऊपर है ना, यहाँ पे ऐसी जगह होती है, अपन अपना लगेज रख सकते हैं। तो लगेज को अगर अपन रख देते हैं, ये अपन ने लगेज रखा, ये अपन की बस ट्रेवल कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं कि इसको रोप से बांध के रखो। और ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा एडवाइस्ड क्यों है कि why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? रूफ पे रखने को बोल रहे हैं ये तो, पर अपन ने इसको यहाँ पे रखा। रूफ मतलब ऊपर रखोगे तो भी इसको बांध के रखना होता है। आप ऊपर देखते हो ना, लगेज रखा होता है बहुत सारा और उसके ऊपर बहुत सारी रस्सियां बंधी हुई होती है, तो वो भी बांध के रखना होता है और अंदर जो पड़ा है उसको भी बांध के रखना होता है। तो ऐसा एडवाइस क्यों करते हैं इसको, अगर नहीं बांधे तो क्या होगा, मतलब अगर नहीं बांधे तो क्या होगा ये भी तो बताओ। तो अगर तुमको पता है रीजन तो बता दो, और पता अगर है तो एकदम फिजिकल लैंग्वेज में बताना है, ऐसे कि अपन ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से। तो क्यों एडवाइस करते हैं, क्योंकि जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन होता है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहेगा कि बस जैसे जैसे चल रही है तो ये ऑब्जेक्ट भी मोशन में, तो ऑब्जेक्ट मोशन में। अब जैसे ही अपन रेस्ट पाएंगे, मतलब बस ने ब्रेक लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये चाहते हैं कि हम मोशन में ही रहे, तो ये अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यही होता है इनर्शिया। इनर्शिया ये कहता है कि हम रेजिस्ट करेंगे,
हम रेजिस्ट करेंगे, हमारे में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, हम मोशन में तो हमको मोशन में रखो, हम रेस्ट में तो हमको रेस्ट में रखो। तो अब ये क्या हो रहा है, बस ने ब्रेक मारा, अभी बहुत स्पीड में चल रही थी, जैसे ही ब्रेक मारा तो उसकी वजह से ये रेस्ट पे आएंगे, ठीक है, रेस्ट पे आ रहा है, रेस्ट पे आएंगे तो ये ओपोज करेंगे ना कि मोशन से रेस्ट पे क्यों ला रहे हैं हमको, तो ओपोज की वजह से ये अपना मोशन कंटिन्यू रखते हैं। तो जैसे ही बस रुक गई, ये अपना मोशन कंटिन्यू रखेंगे और ये आगे स्लाइड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अपन, ऐसा होता है ना कि बाइक पे कोई बैठा होता है अपन के पीछे, अपन ब्रेक मारते हैं तो वो अपन से थोड़ा टच होता है, ठीक है, स्ट्राइक होता है अपन से, तो वो वैसे टाइप। तो ये वही है, वो भी इनर्शिया ही होता है और ये भी इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये मोशन में चल रहा है, जैसे ही अपन ब्रेक मारेंगे तो वो जो चीज़ें होती है वो मोशन में रहना चाहती है, वो रेजिस्ट करेगी, रेजिस्ट करेगी तो वो आगे चली जाती है और फिर वो सब चीज़ें नीचे स्लाइड हो जाती है, तो तभी उसको बांध के रखते हैं, ठीक है। तो अपन इसका आंसर लिखेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, द थिंग्स आर केप्ट ऑन द रूफ बाय पुलिंग अप अ रोप, ठीक है। तो ये उसका रीजन होता है कि अपन क्यों बांधते हैं रोप और, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये अपन का क्वेश्चन आ गया है, छोटा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। अब बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ मूविंग बॉडी मूविंग कांस्टेंट स्पीड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये है एक बॉल, ये मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो सरफेस है ये है फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। एक मिनट, हाँ, नेग्लेक्टिंग एटमॉस्फेयर है, एक बार साइड में रखो, बाद में बताता हूँ क्या। तो ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर से मूव कर रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उसका मतलब कोई भी इसको रोकने वाला नहीं है नीचे, तो ये आराम से मूव कर रहा है। तो अपन को कितना फोर्स लगाना है ताकि ये कांस्टेंट स्पीड 20 पे ही रहे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ये फ्रिक्शनलेस है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अपन को फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वो मोशन में ही रहेगा, अपने जिस मोशन में है उसी में रहेगा। तो अगर ये मोशन में है, फोर्स तो इस पर कोई लग रहा नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन इन्होंने हटा दिया, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये मोशन में ही रहेगा। कब तक ये मोशन में रहेगा अपने, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। पर ये कह रहा है हाउ मच फोर्स, अगर अपन फोर्स लगा देंगे तो ये अपना मोशन 20 पे ही रखेगा, किससे इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे, फोर्स आ गया, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स की कुछ वैल्यू आ गई तो एक्सेलरेशन जो होगा वो भी नॉन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो इसकी मतलब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, 20 से इंक्रीज होने लगेगा, 20 से इंक्रीज हो जाएगा तो ये कांस्टेंट स्पीड में नहीं रहेगा, और इन्होंने बोला कि कांस्टेंट स्पीड में रखना है। कांस्टेंट स्पीड में क्या रखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन जीरो रहे। एक्सेलरेशन जीरो होगा ना, एक्सेलरेशन किसी भी चीज का जीरो है उसका मतलब ये शो हो रहा है कि वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो कर लेंगे अगर, तो राइट हैंड साइड पूरी जीरो, फोर्स भी जीरो हो जाएगा ना फिर उस केस में। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन वी कैन से दैट फोर्स इज आल्सो जीरो, ठीक है। तो फोर्स भी जीरो हो गया, फोर्स जीरो हो गया तो उसका मतलब इस पर कोई फोर्स लगना ही नहीं चाहिए। तो अगर अपन को हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, देन देयर शुड बी नो फोर्स इन कीपिंग दैट बॉडी टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अपन को कोई फोर्स नहीं लगाना, तो ये तो अपन को पता चल गया। अब इधर मैं साइड में ये क्यों लिखा एटमॉस्फेयर वाला, ये क्या नाटक करे मैंने, नेगलेक्ट एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर को हटाना क्यों चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो होता है ना वो हवा, उसकी एटमॉस्फेयर थोड़ा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, तो वो उसको रोकना चाहेगा, तो उसको मतलब इक्वल करने के लिए अपन को एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो हवा वाला फोर्स और अपन का फोर्स इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए वो बॉडी। तो ऐसा होना चाहिए था, पर मैंने पहले हटा दिया कि एटमॉस्फेयर है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली जैसा मूव कर रहा है वैसे ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये अपन का लास्ट पार्ट था, और ये ठीक है। कुछ एक थोड़ा डिस्कशन करना मुझे कि सेकंड लॉ से रिलेटेड, कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, देन कैन वी प्रेडिक्ट दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इज एट रेस्ट, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ क्या कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन में है, एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि फोर्स जीरो है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है
मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू जीरो हुआ, मास इंटू जीरो हुआ, फोर्स जीरो हो गया। तो उसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन जीरो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। पर मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ क्या कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कि मोशन में? तो अपन को क्या लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही होगा, ठीक है। पर अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रेस्ट पे भी हो सकता है और वो मोशन में भी हो सकता है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो भी। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या पता वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि यहाँ पे इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड ही है। तो इसका मतलब इनिशियली था 20 पे, फाइनली भी है 20 पे। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 20, इनिशियली कितना था 20, टाइम कुछ भी लगा हमको कोई मतलब नहीं है, तो हमने t का t ही लिखा। तो ये हो गया 0 अपॉन टी जो होता है 0, ये आ गया 0, तो एक्सेलरेशन आ गया 0। तो एक्सेलरेशन 0 होगा, यहाँ पे अपन ने देखा यूनिफॉर्म मोशन में, और ऑब्जेक्ट जो है वो 20 की स्पीड से मूव कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट मोशन में कि रेस्ट में? तो अपन नहीं कर सकते हैं। वो रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। बस ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इफ एक्सेलरेशन इज 0, देन द टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अपन ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये अपन ने प्रेडिक्ट कर लिया भाई, कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, न्यूमेरिकल अपन ने कर लिया, और क्या करा, डिस्कशन भी कर लिया, थ्योरेटिकल पार्ट भी कर लिया, थोड़ा रिवीजन भी कर लिया। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी ऐप से जुड़े, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो हमारे यूट्यूब पे जब आएगा तब सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी तक के लिए थैंक यू। पूरा चैप्टर हो गया अपन का अब।